मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम क्लास 6 का चैप्टर 7 कर रहे हैं हेमिलिनी का वेणुवादक। ये चैप्टर हमने कल पढ़ा था। आधा हमने पढ़ा कि किस प्रकार से एक नगर था जिसके अंदर चूहों का बहुत अधिक आतंक हो गया था। सभी लोग चूहों से परेशान थे, तो वो नगर पालिका अध्यक्ष के पास में जाते हैं और नगर पालिका अध्यक्ष है इससे चूहों से मुक्ति के लिए प्रयास करने के उपाय करने के लिए सोचते हैं। तो एक वेणुवादक है वो वहां पर आता है और वो कहता है कि मैं इन चूहों से आपको मुक्ति दिला दूंगा, लेकिन इसके बदले में आपको मुझे 1000 मुद्राएं हैं वो देनी होंगी। तो उसके आगे हम तो अध्यक्ष उससे पूछता है कि यह कार्य करने में कितना समय लगेगा। केवल एक दिन, वेणुवादक ने उत्तर दिया। यह कहते हुए वेणुवादक है नगरपालिका के भवन से बाहर चला गया और अपनी बांसुरी से एक मीठी धुन बजाने लगा। देखते ही देखते नगर के चूहे हैं वो घरों से निकलकर उसके इर्द गिर्द नाचने लगे। इर्द गिर्द यानी कि उसके आसपास नाचने लगे। कुछ ही समय में विभिन्न रंगों तथा आकारों के चूहों की एक सेना एकत्रित हो गई और थोड़ी देर में जो नगर के जितने भी चूहे थे वो अलग अलग रंग के थे, अलग अलग आकार के, कि कोई बड़ा कोई छोटा, तो सभी क्या हो गए वहां पर एकत्रित हो गए। वेणुवादक नदी की ओर चल पड़ा और चूहे उसके पीछे पीछे चल गए। वेणुवादक जाकर नदी के भीतर खड़ा होकर बांसुरी बजाने लगा। चूहे भी उसके पीछे पीछे नदी में चले गए और कुछ ही समय में सभी चूहे नदी में डूबकर मर गए। तत्पश्चात वेणुवादक ने नगरपालिका अध्यक्ष के समक्ष जाकर अपना पारिश्रमिक मांगा। तो उसके बाद में जो वो वेणुवादक था वो नगरपालिका अध्यक्ष के पास गया और बोला कि अब मेरा मजदूरी आप मुझे दीजिए, जो मैंने आपका काम कर दिया। अध्यक्ष महोदय बोले, तुम केवल बांसुरी बजाने के लिए 1000 रुपये मुद्रा लेना चाहते हो। अब अध्यक्ष के मन में क्या हुआ, छल आ गया। उसने बोला कि सिर्फ तुम बांसुरी बजाने के लिए 1000 रुपये, 1000 मुद्रा लोगे। कुछ ही समय पहले तो आप कह रहे थे कि आप मुंह मांगा पारिश्रमिक देने को तैयार हैं, वेणुवादक बोला। तो वेणुवादक ने कहा कि थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि आप मुझे मुंह मांगा ही ना पैसे देंगे, और अभी तो हाँ कहा था, परंतु अब तो चूहों का आतंक समाप्त हो चुका है, फिर मैं तुम्हें 100 मुद्राएं देने के लिए तैयार हूँ, अध्यक्ष ने उत्तर दिया। तो अध्यक्ष बोला कि हाँ मैंने बोला था तुम्हें, लेकिन अब तो चूहों का आतंक है वो खत्म हो गया है। अब मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, यानी 100 मुद्राएं दूंगा, तो तुम लेने के लिए तैयार हो। मैं 100 मुद्राएं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, अध्यक्ष ने कहा। वेणुवादक निराश होकर बोला, अध्यक्ष महोदय, धोखा देना नैतिकता के विरुद्ध है। तो जो वेणुवादक था वो बहुत ही निराश हो गया और उसने अध्यक्ष से कहा कि धोखा देना है वो नैतिकता के विरुद्ध है, नैतिकता नहीं है किसी को भी धोखा देना, परंतु मैं अपना पारिश्रमिक लेना भी जानता हूँ। लेकिन वो कहता है लेकिन मैं अपना पारिश्रमिक यानी मजदूरी है परिश्रमिक वो लेना जानता हूँ। तुम जो चाहो कर लो, मैं तुम्हें 100 मुद्राओं से अधिक नहीं दूंगा। तो वो अध्यक्ष है वो कहता है कि जो तुम्हारा मन करे तुम कर लो, लेकिन मैं तुम्हें 100 मुद्राओं से अधिक नहीं दूंगा। नगरपालिका के अध्यक्ष ने उत्तर दिया। वेणुवादक नगरपालिका के भवन से बाहर निकल आया और पुनः अपनी बांसुरी पर एक अलग तरह की धुन बजाने लगा। अब जो वेणुवादक था उसने, नगरपालिका अध्यक्ष है उसके ने जब उत्तर दिया कि मैं तुम्हें 100 मुद्रा ही दूंगा, इससे अधिक नहीं दूंगा, तो वो भवन से बाहर आ गया और एक अलग सी धुन बजाने लगा। देखते ही देखते घरों से निकलकर छोटे छोटे बच्चे उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे। कुछ ही समय में समस्त नगर के बच्चों की एक भारी सेना वेणुवादक के पास आकर एकत्रित हो गई। अब क्या हुआ कि उसने जब उनको उसके पैसे नहीं दिए तो जो वेणुवादक था उसने एक ऐसी धुन बजाई कि जो नगर के सारे बच्चे थे वो उसके पास आ गए। जिस प्रकार से धुन बजाता है तो चूहे उसके आसपास आ जाते हैं ना, उसी प्रकार से वो दूसरी धुन बजाता है, जिसकी वजह से नगर के सारे बच्चे हैं वो उसके पास में सेना के जैसे इकट्ठे हो जाते हैं। वेणुवादक एक निकटवर्ती पर्वत की ओर चलने लगा और बच्चे उछलते कूदते और नाचते उसके पीछे पीछे चलने लगे। अब वेणुवादक क्या हुआ, एक पर्वत की ओर चला गया और बच्चे भी उसके पीछे पीछे उछलते कूदते नाचते वहाँ उसके पीछे चल पड़े। पर्वत के समीप पहुंचकर वेणुवादक पर्वत में बनी एक गुफा में प्रवेश कर लिया तथा बच्चे भी उसके पीछे पीछे गुफा के भीतर चले गए। अब उसने क्या करा कि एक गुफा में चला गया बांसुरी बजाते हुए और सारे बच्चे भी उसके पीछे पीछे चले गए। केवल एक कमज़ोर बच्चा पीछे रह जाने के कारण बाहर ही रह गया। अब क्या हुआ कि एक बच्चा कमज़ोर था जो चलने में थोड़ा धीरे था, तो इस कारण से वो रह गया बाहर, बाकी सभी उस गुफा में चले गए और गुफा बंद हो गई। उसने लौटकर नगर वालों को सारी घटना की सूचना दी और उस बच्चे ने ही आकर नगर वालों को सारी बात बताई। आज तक उन बच्चों को कुछ पता नहीं चला और आज तक भी वो बच्चे हैं वो अभी तक
नहीं मिले हैं। तो कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ भी छल नहीं करना चाहिए, किसी का भी पारिश्रमिक हमें नहीं लेना चाहिए। पारिश्रमिक यानी मजदूरी, आतंकित, भयभीत, खाने की चीज़, गणमान्य, गिने चुने लोग, गणमान्य यानी गिने चुने, विवश, मज, मज, मजबूर, अनुपयुक्त, अलाभकारी, वेणुवादक, बांसुरी बजाने वाला, प्रवेश, दाखिला, विदूषक, मस्करा लगाने वाला, मुद्राएं, सिक्के, नैतिकता, नैतिक सिद्धांत, निकटवर्ती, समीपस्थ, समीप यानी पास, जो निकट हो। सही उच्चारण गणमान्य, शीघ्रातिशीघ्र, मजबूत, पारिश्रमिक, इर्द गिर्द। प्रश्न है इसमें पहला, हेमिलीन नामक नगर किसके उत्पात से ग्रस्त था? जो हेमिलीन नगर था वो किसके कारण उत्पात से ग्रस्त था? तो आएगा चूहों के। उत्तर आएगा हेमिलीन नामक नगर है वो चूहों के उत्पात से त्रस्त था। हेमिलीन नगर के चूहों को के उत्पात से छुटकारा दिलाने हेतु कौन सामने आया था? तो हेमिलीनी नगर के चूहों के उत्पात से छुटकारा दिलाने हेतु एक वेणुवादक है वो सामने आया था। वेणुवादक यानी बांसुरी बजाने वाला। वेणुवादक ने अपने काम के लिए कितने पारिश्रमिक की मांग की थी? तो वेणुवादक ने अपने काम के लिए 1000 मुद्राओं की मांग की थी, 1000 मुद्राएं। और अध्यक्ष था वो कितने रुपए दे रहा था उनको? उसको पैसे दे रहा था 100 मुद्राएं। वेणुवादक नगर पालिका अध्यक्ष से नाराज क्यों हो गया था? क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष है वह वेणुवादक को पूरा पारिश्रमिक नहीं दे रहा था, कि उसने 1000 रुपये के लिए बोला था लेकिन बाद में वो सिर्फ उसे 100 मुद्राएं ही दे रहा था, इसीलिए। तो उत्तर आएगा क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष है वेणुवादक को उसका पूरा पारिश्रमिक नहीं दे रहा था। वेणुवादक कैसा व्यक्ति था? लोभी, कपटी या ईमानदार? तो वेणुवादक ईमानदार था। नगर पालिका अध्यक्ष कैसा व्यक्ति था? लोभी। छल कपट का परिणाम सदैव होता है दुखदायी। छल और कपट का परिणाम हमेशा कैसा होता है? दुखदायी होता है। वेणुवादक की बांसुरी से आकर्षित होकर चूहे चले गए थे। कहाँ चले गए थे? नदी में चले गए थे। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक शब्दों में उत्तर देने हैं हमें, एक या दो शब्दों में। तो ये कहानी किस देश के किस नगर की है? किस देश के किस नगर की है? तो ये कहानी है जर्मन देश के हेमिलीन नगर की। तो देश तो है जर्मन और नगर है हेमिलीन। हेमिलीन नामक नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हेमिलीन नामक नगर है वो वेस्टर्न नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? वेस्टर्न नदी के तट पर। आगे है हेमिलीनी नगर में किसका आतंक छाया हुआ था? तो हेमिलीन नगर में चूहों का आतंक है वो छाया हुआ था। किसका आतंक था? चूहों का। चूहों से आतंकित लोग किसके पास गए थे? चूहों से आतंकित लोग हैं वो नगर पालिका अध्यक्ष के पास में गए थे। किसके पास गए थे? नगर पालिका अध्यक्ष के पास में गए थे। तो बाकी के प्रश्न उत्तर बेटा हम कल करेंगे। थैंक यू। Morning 6th class. So let's start our today's maths class. In the previous class I give you an introduction about chapter number 16, that is the last chapter. So chapter is data handling. और data handling हम क्या कर रहे थे वहाँ पे? first of all basic definitions and then we did one question of exercise 16.1 also. So in third question we have height in centimeter. Height given है हमारे पास सेंटीमीटर में of children of a locality were recorded as below. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हाइट गिवन है और लास्ट में गिवन है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे क्या करना है? हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना है। तो ये सेम होगा टैली मार्क वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास? हाइट गिवन है, तो उसको कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ पे हाइट। सेंटर में हमेशा क्या होता है? टैली मार्क। और इधर क्या होता है? हमेशा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो क्या हुआ है, जो हाइट है वो रिपीट हुई होगी उतना हम कहाँ लिख देंगे? फ्रीक्वेंसी में। और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं? उसका टैली मार्क बनाते हैं। ठीक है, अब जब भी हाइट लिखेंगे तो उसको हम किस ऑर्डर में लिखते हैं? असेंडिंग में। असेंडिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब नंबर्स को काउंट कर लेना। ये है हमारे पास टोटल 30 नंबर्स है। यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट है 115। 115 जो है वो हमारे पास है 2 टाइम्स, तो उसका क्या हो जाएगा? 1 and 2 स्टिक्स आ जाए। ठीक है, उसके बाद जो नंबर है वो है 117 और जो कि हमारे पास सिर्फ एक ही बार है, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ एक स्टिक हो जाएगा। 118 जो है वो 2 टाइम्स है। इससे ग्रेटर आप काउंट कर लेना। यहाँ पे यही होगा, मैं ऑलरेडी काउंट कर चुकी हूँ तो मैं इसीलिए डायरेक्ट लिख रही हूँ उसको। ठीक है,
118 के बाद है 120, 120 यहाँ पे है हमारे पास 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी कितनी स्ट्रिक्स हो जाएंगी 2, उसके बाद 120 के बाद हमारे पास सीधा 155 है, 155 हमारे पास 4 टाइम्स है। एक सेकेंड, यहाँ के इनके इन बिटवीन एक 150 हो रहा था, 150 जो है हमारे पास सिर्फ 1 टाइम्स है तो उसका एक स्ट्रिक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 155, वो है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स में क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 स्ट्रिक्स, 5 के बाद क्या हो जाता है ऐसे क्रॉस हो जाता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद है हमारे पास 155 के बाद 156 या 7, 158 है डायरेक्ट, ठीक है। 158 यहाँ पे है सिर्फ एक बार, तो कितना हो जाएगा 1। इसके बाद है 160 जो कि हमारे पास है 4 टाइम्स, सॉरी 5, एक सेकेंड, 160 है हमारे पास 5 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 एंड देन 5, ठीक है। 160 के बाद है यहाँ पे 162 जो कि हमारे पास है यहाँ पे 1 टाइम, तो यहाँ एक स्टिक आ जाएगी। 162 के बाद है 165 जो कि ऐसे जो कि हमारे पास 3 टाइम्स, तो 1 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद आएगा 166 जो कि 1 टाइम्स है, ठीक है, और ये हो गया 1 टाइम। 167 हाँ 167 है यहाँ पे हमारे पास 1 टाइम, तो उसका भी एक स्ट्रिक होगा। 168 है यहाँ पे हमारे पास 1 टाइम, तो उसका भी एक स्ट्रिक। 170 है इसके बाद, वो भी क्या है हमारे पास 1 टाइम ही है, तो उसका भी एक स्ट्रिक। 175 जो है वो 2 टाइम्स है, तो उसका क्या हो जाएगा 1 एंड 2, और उसके बाद है 180 जो कि हमारे पास 2 टाइम्स ही है 1, ठीक है। तो ये हाइट गिवन थी हमारे पास, कितनी थी, मतलब कि ये हाइट है, उनको किसमें करा हमने असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में मतलब क्या कर रहे हैं हम इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है यहाँ पे स्मॉलेस्ट, फिर ग्रेटर 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 और सबसे ग्रेटेस्ट हमने यहाँ पे कर दिए, ठीक है काउंट। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कितने कितने नंबर ऑफ टाइम्स है। अब यहाँ टोटल है जो है वो कितनी है 30 है, तो यहाँ हमें काउंट करने की क्या ये पूरा टोटल हमारे पास 30, अगर 30 है तो फ्रीक्वेंसी हमारी ठीक है टेबल, अदरवाइज गलत है। 2 + 1 3, 3 + 2 is 5, 5 + 2 7, 8, 8 + 4 12, 12 13, 13 और 5 18, 18 और 19, 19 + 3 is 22, 23, 24, 25, 26, 26 और 4 30, तो मतलब हमारा क्या है आंसर ठीक है, और हमें सिर्फ यही फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करनी थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको एक पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। तो पिक्टोग्राफ के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखो एक पिक्टोग्राफ है जिसमें एक जो पैरेट सिंबल है, यहाँ पे एक पैरेट सिंबल कितनों को रिप्रेजेंट करता है 5 पैरेट्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये 5 है, फिर 5 5 5 10, 10 + 5 is 15, 15 20 एंड 25, देखो 25 है मंडे को। तो ऐसे यहाँ पे क्या करते हैं उनको एक शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। यहाँ पैरेट बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ टूरिस्ट। तो टूरिस्ट अब हम पर्सन्स तो नहीं बना सकते, तो हम क्या कर लेते हैं उसके लिए सिंबल बना लेते हैं सर्कल, और उसके अंदर टूरिस्ट है तो टी से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। तो अब मंथ गिवन है और उनके यहाँ पे वो गिवन। अब यहाँ देखो यहाँ तो छोटी वैल्यू गिवन होती है 20 25, मतलब 100 से नीचे, और यहाँ क्या है अब हमारे पास थाउजेंड्स में है। तो हम क्या कर लेते हैं एक जो डायग्राम बनाएंगे, एक जो ड्रॉ करेंगे पिक्चर, उसको क्या मान लेंगे हम 1000 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ताकि क्या हो जाए इजी हो जाए हमारे लिए, ठीक है। इतनी सारी तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, अब 16,000 तक अगर हम वो करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एक जो चिल्ड्रन का सिंबल है वो कितना करता है 5 को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वहां पे डाटा जो था वो कुछ ही गिवन था, मतलब 50 से नीचे या 50 से अबव 100 से नीचे गिवन था, तो इसीलिए हमने सिंपली उसको कर लिया। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना पड़ेगा, हम 1000 के लिए मानेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टूरिस्ट है तो हमने सर्कल लगाया, उसके अंदर टी लिख दिया, और नाउ दिस विल रिप्रेजेंट 1000 टूरिस्ट, ठीक है। कितनों को रिप्रेजेंट करता है ये 1000 टूरिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब मे जो है मे में क्या है हमारे पास 16,000 है, 16,000 है, मतलब एक अगर 1000 को करता है तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएंगे, सिंबल बन जाएंगे आप मे में। तो हमें क्या करना है सिंपली यहाँ पे से 16 सिंबल्स बनाने, क्योंकि पिक्चर तो हम टूरिस्ट की बार बार बना नहीं सकते। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट में हमारे पास जून में है 16,500, मतलब कि हम
500 और हो गए। तो देखो अगर 1000 जो है पूरे एक को रिप्रेजेंट करता है तो मतलब 500 क्या करेगा, हाफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, 16.5 बनाने। तो पहले तो 16 बनाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और उसके बाद क्या करेंगे, एक हाफ ड्रॉ कर देंगे। हाफ मतलब यहाँ से यू कर दिया हमने बस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, ये हाफ हो गया, 16.5 बन गया। नेक्स्ट जो है जुलाई। जुलाई में कितने हैं हमारे पास, 10,000। 10,000 1 के लिए 1000, तो 10,000 के लिए क्या हो जाएंगे, 10 सिंबल्स। तो 10 सिंबल्स बना देंगे सिंपली यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हो गया। तो ये भी हो गया हमारे पास। अगस्त जो है ना, अगस्त में कितने हैं हमारे पास, 7,500। 7,500 मतलब अगर एक रिप्रेजेंट करता है 1000 को, तो यहाँ 7 तो हो जाएंगे सिंबल 7,000 के लिए। उसके बाद 500 हो जाए, मतलब एक हाफ होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सितंबर। सितंबर में है 2,500 मतलब 2000 मतलब 2 सिंबल तो है टोटल पूरे और एक क्या है यहाँ पे, हाफ है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। मतलब अब हमारे पास ऑलरेडी पिक्टोग्राफ गिवन है और इन्होंने सिंबल बनाए हुए केक के, और उस केक का एक सिंबल जो है वो 10 केक्स को रिप्रेजेंट करता है। ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे साइड में इस टेबल के। अब मंडे का गिवन है, मंडे में हमारे पास 3 पूरे सिंबल बनाए और एक हाफ। उसके बाद ट्यूसडे और ऐसे डाटा गिवन है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास इसका, ठीक है। आपको ये पिक्चर ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली इनके आंसर लिख देना, ठीक है। अब क्या, हाउ मेनी केक्स वर सोल्ड ऑन मंडे। अब मंडे को हमें काउंट कर लें, ठीक है। 1 सिंबल विल रिप्रेजेंट 10 केक्स। सो यहाँ कितने सिंबल्स है, 3 एंड हाफ। तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 30 और प्लस हाफ में कितना हो जाएगा, अगर एक 10 को करते तो हाफ कितने करेगा, 5 को। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे टोटल केक्स ऑन सोल्ड ऑन मंडे, कितने हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास 35, क्योंकि 3 तो कम्प्लीटली है तो 3 कितने हो जाएंगे, 10 10 और 10 30 प्लस 5, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है, हाउ मोर मूव केक्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे देन ऑन वेंसडे। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के लिए निकालेंगे। तो ऑन वेंसडे निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। वेंसडे को हमारे पास कितने केक्स है और ऑन फ्राइडे, तो देखो वेंसडे जो है वहां पे सिंबल बने हुए हैं 2, तो मतलब वहां पे कितने हैं, 20 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट फ्राइडे। फ्राइडे में हमारे पास 4 सिंबल कंप्लीट है एंड 1 हाफ है, तो कितने हो जाएंगे, 4 के लिए 40 प्लस हाफ के लिए 45, ठीक है। तो कितने ज्यादा हो गए फ्राइडे को इससे, 25 मोर हो गए। सो 25 केक्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे, 25 मोर केक्स, तो मोर लगा देना है ऑन फ्राइडे देन ऑन वेंसडे, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में WED लिख दिया, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट देखो, थर्ड में क्या है यहाँ पे, ऑन विच डे वर द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ केक सोल्ड। अब यहाँ पे सबसे कम सिंबल्स कहाँ दिख रहे हैं, वेंसडे को, तो मतलब वहीं पे सबसे कम सोल्ड हुए होंगे केक। तो ऑन वेंसडे fewest number of cakes were sold. Now fourth question is on which day were the maximum number of cakes sold. अब पहले में क्या पूछा था, मिनिमम। मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, जहाँ सबसे ज्यादा सिंबल्स दिख रहे हैं, सिंबल्स कहाँ है, मंडे को 3.5 और ट्यूसडे कितने हैं 5, और उसके बाद फ्राइडे को 4.5 थे, तो 5 ज्यादा होंगे, तो कहाँ हो जाएगा, ट्यूसडे को सबसे ज्यादा हो गया। So on Tuesday, maximum number of cakes were sold. Maximum cakes were sold. ठीक है, यहाँ सिर्फ हमें डाटा देखना था, एक केक जो 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो सिंपली हमें क्या करना है, उनको ऐड कर लेना रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। वहां पे क्या है, मंडे को 4 है, 2 है, फिर 4, तो ऐसे क्या कर लेंगे हम, एक सिंबल है किसके लिए, हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए, तो सर्कल बनाओ, S लिखो उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे दिख रहे हैं कि 12 है, 12 का मतलब 2 2 की टेबल माने, तो एक सिंबल को 2 से रिप्रेजेंट करा देना।
सिंपली उसके अकॉर्डिंग, जैसे 4 हो गया, 4 को कितना किससे कर दोगे, 2 से, 2 सिंबल्स बना देना। 2 के लिए एक ही सिंबल बने, क्योंकि एक जब 2 को कर रहा है तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 1। 4 के लिए फिर से 2 सिंबल, 6 के लिए 3 सिंबल्स बना देना। ऐसे ही करके आपको पिक्टोग्राफ खुद से ड्रॉ करना है, जैसे हमने 4th क्वेश्चन में करा था। ठीक है, सो स्टूडेंट, दैट इज ऑल फॉर टुडे, और here we completed our exercise 16.1. In the next exercise we start with the next exercise, that is 16.2, and in which we read about bar graph, how to draw a bar graph. ठीक है, so thank you, have a nice day. Welcome to all students in our YouTube channel of online classes. So students, in today's video we study our chapter number 14 exercise. We study complete exercise A to E part in this video. So students, in our previous video we study some word bank or important definition of this chapter. So students, let's start our today's video on exercise of this chapter number 14, light, shadow and reflection. A is tick the correct option. In this first is the main source of light on the earth is, जो अर्थ है उस पर मेन सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, मतलब अर्थ पे सबसे ज़्यादा लाइट कहाँ से आती है. सो देर आर गिवन 4 ऑप्शन फॉर इट. ए इज़ सन, बी इज़ मून, सी इलेक्ट्रिक टॉर्च एंड डी फायरफ्लाई. सो स्टूडेंट्स, मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ इज, द आंसर इज सन. जो सन है वो क्या है, मेन सोर्स है लाइट का अर्थ पे. सन की वजह से ही अर्थ पे क्या है, रोशनी आती है. तो इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, ए सन. बी इज द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम इज कार. अब क्या करें, कौन सी ऐसी ऑब्जेक्ट है जो लाइट को अलाउ नहीं करती है अपने से पास होने में, उन्हें हम क्या बोलते हैं. तो डज नॉट अलाउ मतलब बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है. सो स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी टेल अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ लाइट. ट्रांसपेरेंट लाइट, ऑन बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी की बेसिस पे लाइट को 3 टाइप्स से डिवाइड किया गया था, ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू एंड ट्रांसलूसेंट. So students, you know that in this option transparent, translucent and opaque, both 3 are given. So let's start second. तो इसमें क्या, कोई अलाउ लाइट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती. तो ट्रांसपेरेंट में क्या है, आपकी ट्रांसपेरेंट मैंने आपको बताया था लाइट को ऑब्जेक्ट पास करने देती है. ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से लाइट पूरी तरह पास होती है. ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, लाइट पास होगी लेकिन पार्शली, हाफ लाइट पास होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से. ओपेक्यू में क्या था, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, डज नॉट अलाउ लाइट, लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देती है. और नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस क्या है, जिसकी अपनी खुद की कोई लाइट ही नहीं होती. तो ये तो ऑप्शन नॉन ल्यूमिनस तो आउट ऑफ ऑप्शन हो गया. तो आपका जो सी ओपेक्यू ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है. क्यों, क्योंकि ओपेक्यू ऑब्जेक्ट ही लाइट को पास नहीं करने देती है. ठीक है. थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म अ शेडो. आप क्या कह रहे हैं, नीचे जो ऑप्शन दिए गए इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें शेडो और परछाई नहीं बनती किसी चीज़ की. तो ए है ट्री, बी ग्लास, सी अ बॉय एंड डी ए बॉल. अब क्या कह रहे हैं, इनमें से किस चीज़ की शेडो नहीं बनती है. तो आपकी जो ट्री है वो क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है. ठीक है, क्या है, ओपेक्यू है, लाइट को पास नहीं होने देता है. बॉय भी लाइट को पास नहीं होने देगा. बॉल का भी सॉलिड मटेरियल होता है, या फिर प्लास्टिक जो भी बॉल है उसका भी स्क्रीन होती है जो लाइट को पास नहीं करने देती इजीली. लेकिन जो ग्लास होता है, ग्लास क्या है आपका, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है. तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में बता चुकी अभी थोड़ी देर पहले कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में लाइट पास होती है, लेकिन किसी भी शैडो के फॉर्म होने के लिए आपको ओपेक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो आपका जो ग्लास है वो करेक्ट ऑप्शन है. ग्लास में कोई भी शैडो नहीं बनती है, बाकी इन तीनों में शैडो बनती है क्योंकि ये तीनों क्या है, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स है. फोर्थ इज द इमेज फॉर्म्ड इन अ पिन होल कैमरा इज. जो पिन होल कैमरा होता है उसमें कैसी इमेज बनती है, ए इन्वर्टेड, बी इरेक्ट, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज. अब क्या कह रहा है, इन्वर्टेड में क्या होगा, इन्वर्टेड मतलब जो इमेज है उसकी उल्टी इमेज बनती है. इरेक्ट में क्या है, साइड में बनती है. ऑप्शन वो दोनों ए और बी या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं. तो आपका जो पिनहोल कैमरा में हमेशा जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनती है. सो आंसर इज इन्वर्टेड इमेज फॉर्म इन अ पिनहोल कैमरा. फिफ्थ इज सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन द. जो सोलर इक्लिप्स कब अकर होता है, ए अर्थ इज बिटवीन द सन एंड मून, मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ, सी सन इज बिटवीन द अर्थ एंड द मून, डी इन ऑल द अबाउट सिचुएशन. तो आपका इसमें ऑप्शन जो डी है इन ऑल द ऑब्जेक्ट वो तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि आपका सोलर इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स, ये दो कंडीशन होती है जिसमें अलग अलग से आपका पोजीशन चेंज होती है, जिससे हम बता सकते हैं कि कौन सा सोलर इक्लिप्स है, कौन सा लूनार इक्लिप्स है. सो ऑप्शन बी
मून इज़ बिटवीन सन एंड अर्थ। जब आपके सन और अर्थ के बीच में मून आता है तो आपका क्या बनता है, सोलर इक्लिप्स बनता है। लेकिन जब आपका अर्थ सन और मून के बीच में आता है, ठीक है, तब आपका क्या बनता है, लूनार इक्लिप्स बनता है। ठीक है, समझ में आया? जब आपका मून सन और अर्थ के बीच में आता है, ठीक है, चांद, जब चांद है वो सन और अर्थ के बीच में आता है तो आपका सोलर इक्लिप्स बनता है। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस इज बी। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। इन फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट इज ब्लैंक बॉडीज इमिट देयर ओन लाइट। ऐसी कौन सी बॉडीज़ है जो अपनी लाइट इमिट करती है, ठीक है? सो ल्यूमिनस बॉडीज़ है इमिट देयर ओन लाइट, अपनी लाइट खुद इमिट करती है, ठीक है? कैसे? जैसे सन है, सन एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जो फायरफ्लाई वो लिविंग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो भी अपनी लाइट खुद इमिट करती है। नेक्स्ट इज लाइट ट्रैवल इन ए ब्लैंक लाइन। जो लाइट है वो किस लाइन में ट्रैवल करती है? सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है? थर्ड इज द पिनहोल कैमरा इज बेस्ड ऑन द ब्लैंक प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जो पिनहोल कैमरा है उस किस चीज़ पे बेस करता है, कौन सा प्रोपगेशन है लाइट का जिस पे बेस करता है? सो स्टूडेंट्स यू नो दैट पिनहोल कैमरा इज शो इन्वर्टेड इमेज एंड आल्सो बेस्ड ऑन द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बेस करता है, क्यों? क्योंकि जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है उसमें क्या होता है, हमेशा लाइट जो है वो स्ट्रेट बनती है, ठीक है? तो हम ये बोल सकते हैं कि पिनहोल कैमरा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन लाइट पे बेस करता है। फोर्थ इज अ शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू पार्ट्स, ब्लैंक एंड ब्लैंक। एक शेडो, एक कोई भी जो परछाई होती है उसकी ऑब्जेक्ट के उसके दो हिस्से होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा, ठीक है? अम्ब्रा और पिनम्ब्रा दो होते हैं। उसमें क्या, अम्ब्रा में जो लाइट है कम्प्लीटली ब्लॉक होती है, लेकिन पिनम्ब्रा में क्या होगा, पिनम्ब्रा में जो लाइट होती है ओपेक ऑब्जेक्ट के साइड से पार्शली थोड़ा पास आउट होती है, ठीक है? तो शेडो की ऑब्जेक्ट दो होती है, एम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा। फिफ्थ इज ब्लैंक इज फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ द लाइट। क्या चीज़ बनती है जो ओपेक ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ, लाइट के जो पाथ रास्ते को रोकती है? मतलब जब ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को पास नहीं होने देते तो क्या बनता है? सो इजी है, जब ओपेक ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ को रोकेगी, लाइट को पास नहीं होने देते तो क्या बनता है? शैडो, आपकी परछाई बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है? C is right, T for true and F for false statement। ट्रू और false statement बतानी है। सो फर्स्ट इज मून इज द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जो आपका मून है वो क्या है? एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, मतलब मून की अपनी खुद की लाइट होती है। ये ट्रू है, फॉल्स स्टूडेंट्स? इट इज़ फॉल्स। वाई? बिकॉज मून इज एन नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जो मून है वो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। कैसे? क्योंकि मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती है। सन की जो रिफ्लेक्शन रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है जो मून पे गिरती है, उससे मून हमें शाइनिंग दिखाई देता है, उसकी लाइट दिखाई देती है, लेकिन मून की कोई लाइट नहीं होती। सेकेंड इज सन इज ए ल्यूमिनस बॉडी। क्या सन एक ल्यूमिनस बॉडी है, मतलब सन की खुद की कोई लाइट है, एनर्जी है? सो इट इज़ ट्रू। जो सन की है खुद की लाइट होती है। सो स्टूडेंट ये याद रखना है, अगर किसी भी चीज़ की लाइट है तो उस पे पास क्या एनर्जी भी होगी। थर्ड है अ शैडो इज़ ऑलवेज कलर्ड। जो शैडो कोई परछाई होती है वो हमेशा कलर्ड होती है, रंग बिरंगी होती है, लेकिन तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना जो शैडो है हमेशा क्या होती है? ब्लैक कलर की होती है, काली होती है। आपने देखा होगा इजीली शैडो ब्लैक होती। तो जो इसका थर्ड है कि शैडो इज ऑलवेज कलर्ड इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फोर्थ इज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन अनइवन सरफेस इज इरेगुलर। अगर किसी भी अनइवन सरफेस पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो क्या वो इरेगुलर होगी। देखिए इरेगुलर सरफेस क्या होता है? ऐसा होता है, ठीक है? जब इस पर कोई भी लाइट गिरती है तो वो क्या, जब रिफ्लेक्ट करेगी तो अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, ठीक है? मतलब ऑल डायरेक्शन में वो मूव करती है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो रिफ्लेक्शन है अनइवन सरफेस की इरेगुलर होती है, वो ट्रू है, ठीक है? सरफेस अगर बराबर नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन भी अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, बराबर नहीं होगी। फिफ्थ इज अ शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो परछाई होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो उस ऑब्जेक्ट की सेम साइज़ होती है, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा सेम साइज़ की नहीं हो सकती, उसकी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है कि वो जो आपकी शैडो है वो कैसी है, ठीक है? अगर आप परछाई, अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करते हो, आपकी जो परछाई है वो क्या दूर होगी, उस साइज़ उसका छोटा बड़ा होता है, ठीक है? डी इज मैच द टू कॉलम्स। दो कॉलम्स है उसको मैच करना है, कॉलम ए एंड कॉलम बी।
कॉलम ए में क्या है, फर्स्ट है आपका फ्रोस्टेड ग्लास। सो स्टूडेंट्स इन फ्रोस्टेड ग्लास यू सी, देखिए फ्रोस्टेड ग्लास क्या होगा, एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल भाई, क्योंकि फ्रोस्टेड ग्लास में लाइट है वो पार्शली पास होती है। सो इसका मैच होगा ए, फर्स्ट का सी ट्रांसलूसेंट मीडियम। सेकंड इज सोलार इक्लिप्स। सोलार इक्लिप्स, सोलार इक्लिप्स क्या है, एक न्यू मून डे है, ठीक है। तो आपका सोलर इक्लिप्स का आंसर होगा ई, न्यू मून डे, ठीक। थर्ड है बीम। बीम मतलब किरणें, तो आपका थर्ड बीम मतलब रेस, बंच ऑफ रेस, बहुत सारी किरणों को हम क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं, ठीक है। सो थर्ड का आंसर होगा डी, मैच द कॉलम डी होगा। फोर्थ है लूनार इक्लिप्स। लूनार इक्लिप्स इज अ फुल मून डे। याद रखना स्टूडेंट्स, सोलर इक्लिप्स न्यू मून डे होता है, लूनार इक्लिप्स होता है फुल मून डे। तो फोर्थ का आंसर होगा ए। फिफ्थ है शैडो, परछाई। तो फिफ्थ शैडो का ऑप्शन होगा बी, डार्क आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप शैडो क्या है, शैडो हमेशा ब्लैक कलर की दिखाई देती है, ब्लैक कलर की दिखाई देती है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट, जो किसी भी चीज़ की जो शैडो बन रही है उसमें कोई भी आउटलाइन नहीं होती है, वो पूरी की पूरी डार्क आउटलाइन दिखाए। हम सिर्फ उसकी आउटलाइन से, उसके बाहरी स्ट्रक्चर से बता सकते हैं कि ह्यूमन की है, किसी एनिमल की शैडो है, किसी अदर ऑब्जेक्ट्स की शैडो है। तो फिफ्थ शैडो का मैच होगा बी, डार्क आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। That's it for today students. Thank you for listening. Good morning students. Welcome to our online classes. This is for class 6th. In previous class we read our 6th chapter of history, the age of empire and assemblies. In today's class we continue our chapter and today we read our chapter with the topic villages. Agriculture was the main occupation of the people. कि कृषि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। लैंड इन द विलेज वॉज ऑन्ड कलेक्टिवली बाय द विलेज एज ए होल और बाय द विलेज हेडमैन और द ट्राइबल चीफ। कि गांव की जो भूमि थी वो खुद ही लोगों के द्वारा रखी हुई थी या ली हुई थी, या फिर गांव के हेडमैन के पास थी, या फिर जो ट्राइबल का मुखिया था, जाति का मुखिया था, उसके पास थी। द गृहपति और द मास्टर ऑफ द हाउस होल्ड possessed large area of land on which the slaves, दासास जिनको बोलते हैं, लेबरर्स, कामकारास बोलते हैं, एंड शूद्रास वर्क। कि गृहपति जो होता था, मास्टर जो होता था घर का, उसके पास बड़ा एरिया होता था लैंड का, और जिसके ऊपर काम करते थे स्लेव जो दास होते थे, या लेबरर्स जो काम करने वाले होते थे, और शूद्रा। Prisoners of war were usually forced to become slaves and they had to serve the higher caste. कि जो बंदी होते थे, जेल में जो लोग होते थे, वार के अंदर जो बंदी बनाए हुए लोग थे, उनको फोर्स किया जाता था मजदूरों के रूप में काम करने के लिए। द किंग एम्प्लॉयड स्पेशल ऑफिशियल हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स एंड फॉर सर्वेइंग एग्रीकल्चरल लैंड। कि राजा के पास बहुत सारे ऑफिशियल्स होते थे, राज्य के मंत्री होते थे, जो कलेक्ट करते थे टैक्स को किसानों से, और जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसको सर्वे करते थे, उसकी देखभाल करते थे। द पीजेंट्स हैड टू गिव 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस टू द किंग एज टैक्स। और जो किसान होते थे वो 1/6 भाग देते थे, जो उनको उत्पादन होता था उसका 1/6 भाग राजा को टैक्स के रूप में दे देते थे। टैक्स कुड ऑल्सो बी पेड इन द फॉर्म ऑफ मनी। और जो टैक्स था वो पैसों के रूप में भी पे किया जा सकता था। यदि कोई अनाज के रूप में पे नहीं कर सकता था तो वो पैसे के रूप में भी पे कर सकता था। इट वॉज द पंच मार्क कॉइन दैट वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट ये रिपीटेड है, फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर दिस पर्पज। और पंच मार्क्ड कॉइन मतलब जिन मुद्रित जो कॉइन थे, जिनके ऊपर किसी जैसे कि राजा का कोई चित्र बना हुआ हो, कोई फूल बना हुआ हो, या किसी पशु की बनी हुई हो। आप आजकल भी कॉइन देखते हो ना कि किसी के ऊपर महात्मा गांधी का बना हुआ होता है, किसी के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू का, या कोई बर्ड वगैरह बनी हुई होती तो कॉइन के ऊपर वो पंच मार्क होता था, मतलब उसका चिन्ह होता था। इन दिस जत्कास देयर are instances of royal officials measuring the amount of grain which was to be paid to the king as tax। और जो रॉयल जत्कास थे, जो रॉयल ऑफिशियल्स थे, वो क्या करते थे कि जो लोग टैक्स के रूप में ग्रेन देके जाते थे, अनाज देके जाते थे, उसका वो मेजर करते थे। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाउन एंड
cities. During this period, there were many flourishing towns and cities such as Rajgarh, Patliputra, राजागिरा, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा एटसेट्रा कि इस टाइम में बहुत सारे जो शहर हैं वो समृद्ध हुए, जैसे राजगिरा, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा. Villages which were specialized in specific craft like pottery, weaving, carpentry कि गांव जो स्पेशलाइज थे, मतलब जहाँ विशेषता थी किन किन चीज़ों, किन किन कलाओं में, जैसे मटके बनाना, वीविंग करना, कारपेंट्री करना, चैरियट मेकिंग, बास्केट मेकिंग एटसेट्रा ऑल्सो डेवलप्ड इनटू स्पेसिफिक क्राफ्ट टाउन्स कि चैरियट मेकिंग, रथ बनाना, बास्केट बनाना, ये यहाँ की जो कला थी, जो कला टाउन के रूप में ये विकसित हुए. राजागिरा which was the capital of Magda was one such city which originated as a craft village कि राजागिरा जो कैपिटल थी मगध की, वो एक क्राफ्ट विलेज के रूप में, मतलब कला गांव के रूप में विख्यात ओरिजिनेट हुआ, उदय हुआ उसका. Cities like नालंदा एंड तक्षशिला आर इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग. नालंदा और तक्षशिला जो शहर थे वो इम्पोर्टेंट सेंटर थे लर्निंग के. हेयर स्टूडेंट्स कुड लर्न सब्जेक्ट लाइक मेडिसिन, फिलोसफी, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी एटसेट्रा. और यहाँ पे लोग क्या सीखते थे? मेडिसिन के बारे में, मतलब दवाइयों के बारे में, फिलोसफी दर्शन शास्त्र के बारे में, ग्रामर के बारे में, या हमारा जो एस्ट्रोनॉमी है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसके बारे में. पोर्ट टाउन्स लाइक चंपा एंड तमारालिप्ति एंड ट्रेडिंग टाउन सच एज बनारस ऑल्सो फ्लोरिस्ट कि पोर्ट टाउन जो थे चंपा और ताम्रलिप्ति, ये ट्रेडिंग टाउन्स थे और पोर्ट टाउन्स थे और ट्रेडिंग टाउन्स के रूप में बनारस भी बहुत ही समृद्ध हुआ. मैनी ऑफ दीज सिटीज वर fortified and massive fortifications have been excavated around Kaushambi, Ujjain, Banaras and Rajagira कि मैंने बहुत सारी सिटीज़ बनी और उनका विकास हुआ जो कौशाम्बी, उज्जैन, बनारस और राजगिरा के पास. Trade saw a boost with the increase in population and it was class of merchants and traders who gained significant amount of wealth from trading activities कि ट्रेड से क्या हुआ कि पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई और जो मर्चेंट्स थे या ट्रेडर्स थे वो जो भी कुछ लेके आते थे उसका बहुत सारा हिस्सा, मतलब कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी उनकी, वो उससे गेन करते थे. क्राफ्ट सच एज टेक्सटाइल्स, pots, iron tools and ivory were carried over long distance by these merchants कि क्राफ्ट के अंदर टेक्सटाइल, पोर्ट, आयरन टूल्स और आइवरी ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक, मतलब मर्चेंट इनको लेके जाते थे. पंच मार्क कॉइन वर यूज टू पे फॉर द गुड्स कि पंच मार्क मतलब मुद्रित कॉइन जिनके ऊपर कोई मार्क बना हुआ होता था, यूज होता था चीज़ों को खरीदने के लिए. एंड दीज कॉइन्स हैड बीन एक्सिस्टेंस सिंस अराउंड द 6th century BCE कि ये कॉइन कब तक चले? 6th century BCE तक चले. दीज कॉइन्स वर पंच with figure like tree, peacock, etc. and thus they are called punch mark coins कि इन coins के ऊपर किन किन चीज़ों की मतलब चित्र बनाए जाते थे, जैसे ट्री है या पीकॉक है, और इसीलिए इनको पंच मार्क कॉइन कहते थे. मैनी कॉपर कॉइन्स डेटिंग टू दिस पीरियड हैव ऑल्सो बीन फाउंड और बहुत सारे जो कॉपर के कॉइन्स थे वो भी मिले हैं इस टाइम के, जिनके ऊपर डेट लिखी हुई है इस टाइम की. These were used for trading purpose और इनको यूज किस लिए किया जाता था? ट्रेडिंग पर्पज के लिए इनको यूज किया जाता था. The kings also collect taxes from the sales of good और जो किंग था, जो राजा था, वो भी टैक्स कलेक्ट करता था इन बिकी हुई चीज़ों पे. Boats and ships and carts were the chief mode of transport during this period. इस टाइम में व्यापार का मुख्य जो ट्रांसपोर्ट का मुख्य साधन था वो बोट, शिप या रथ थे. अब है क्राफ्ट्स. क्राफ्ट सच एज ए चैरियट एंड कार्ट मेकिंग, वीविंग, मेटल वर्क एटसेट्रा फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड कि इस टाइम में कला जैसे कि रथ बनाना और गाड़ियाँ, छकड़ा गाड़ी बनाना, मतलब कि छोटे छोटे जो रेडा गाड़ी होती है ना, आप लोग देखते हो गाँव में
घोड़े के पीछे लगाई हुई होती है, तो वो बनाना, वीविंग करना, बुनाई करना, मेटल वर्क करना, ये इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा समृद्ध थे। दिस पीरियड सो द यूज ऑफ पॉलिश्ड वेयर विच इज किंग ऑफ ग्लॉसी पोट्री मेड ए फाइन मटेरियल। और इस टाइम में क्या था कि पॉलिश्ड जो चीज़ें होती थी, जैसे कि हमने कोई मूर्ति बनाई और उसको हमने पॉलिश कर दिया, उसको पेंटेड कर दिया, तो इस चीज़ की ये फाइन मटेरियल, मतलब कि लोहे की या किसी और मतलब कि उसकी बना के, जैसे कॉपर की, लोहे की, इन मेटल्स की कोई मूर्ति बना के और उसको फिर पॉलिश कर देना, तो ये काम होता था, यहाँ पे फाइन मटेरियल था। According to historian, this type of pottery was used mainly by the richer people and it was also an important item of trade. कि according to historian, इतिहासकारों के अनुसार ये बताया जाता है कि इन पोट्रीज का यूज़ जो अमीर लोग थे वो करते थे, या फिर इनका यूज़ ट्रेड के लिए होता था। क्राफ्ट पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू गिल्ड्स और शेरिन्स टू हेल्प ईच अदर। कि जो क्राफ्ट पीपल होते थे वो खुद को एक गिल्ड और शेरिन का मतलब एक समूह के रूप में बना के रखते थे, कि व्यापारियों का एक समूह। बाय दिस टाइम प्रोफेशन हैड बिकेम हेरिडेटरी एंड द नॉलेज वॉज पास्ड ऑन फ्रॉम फादर टू सन। कि इस टाइम में जो काम था वो वंशानुक्रम चल रहा था या क्रमानुसार चल रहा था, और जो नॉलेज थी वो एक पिता से एक बेटे के अंदर जाती थी। वीविंग एक्टिविटीज वर मोस्टली कैरिड आउट बाय वुमेन। और जो वीविंग की एक्टिविटी थी, जो बुनाई का काम था, वो मोस्टली वुमेन्स करती थी। द किंग ऑल्सो कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द क्राफ्ट पीपल। और जो राजा था वो इन लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल। रीड द चैप्टर अगेन टू अंडरस्टैंड। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। This is for class 6. Students, as you all know, in previous video we completed with the message writing, and by message writing we completed with our 50% syllabus. Now from today onwards, means from today's video we will start with the revision work, and today our topic is pronoun. Pronoun is, what is the meaning of pronoun and define of pronoun I will tell you. Now let's start. Pronoun is a words. Pronoun define I will tell you first. Define is, pronouns are words that take the place of noun. They are called pronoun. It means in place of noun we are using some words. For example, he, she, it, you, they, etc. These are the words which are using in place of noun. Noun is the name of a person, place, animal or thing. But in the place of noun we are using he, she, it, you, they, etc. They are called pronouns. And we are using these words in different categories according to the different kinds of pronoun. Now I will tell you the where we are using pronouns. हम pronouns कहाँ यूज़ करते हैं? Pronouns हम यूज़ करते हैं जहाँ पे repetitive यूज़ होता है noun का, जहाँ पे repetitive use of noun. It means when we are writing a paragraph. Suppose we are writing a paragraph. तो हम जब पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें हम बार बार एक का ही नाम नहीं लिखते. सपोज हम कई बार हम पैराग्राफ लिखते हैं माई काउ के ऊपर कोई माई सेल्फ लिखते हैं, या फिर हम पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके में लिखते हैं माई काउ नेम इज़ स्वीटी. तो उसमें हम बार बार वर्ड स्वीटी यूज़ नहीं करके हम इट वर्ड यूज़ करते हैं. तो इट जो हमने वर्ड यूज़ किया है वो क्या है? हमारा प्रोनाउन. और हम दोबारा उस काउ का नाम रिपीट नहीं करके हम क्या यूज़ कर देते हैं?
प्रोनाउन, और काउ का जो नाम है वो हो गया नाउन. इन प्लेस ऑफ नाउन वी आर यूजिंग प्रोनाउन. Okay students, now let's start with the kinds of noun. Now I will tell you the kinds of pronoun. Now first pronoun is personal. In personal pronoun we are having three categories. First person, second person and third person. So in the how we are going to identify the first, second and third person according to the different categories. Now let's start. First person is used for I, यानी कि हम जब खुद के लिए यूज करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन. I, me, my, mine, us. They are the words which are used for us. यानी कि माई सेल्फ के लिए जब हम अपने यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन. और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड पर्सन हम किसके बारे में बात करते हैं? यू एंड योर्स. थर्ड पर्सन इज फॉर ही, शी, इट, दे आर द थर्ड पर्सन. जो अन्य पर्सन कह सकते हैं हम, जिसे अन्य पुरुष, यानी कि हमें वो नहीं पता कि वो कौन है, हमारे सामने नहीं है, तो हम ही, शी, इट, दे करके उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ आवर सेकेंड प्रोनाउन इज second kind is possessive. Possessive pronouns are show possession और ownership. जब हमें कोई ownership या ये दिखाते हैं कि हमारा ownership means कि वो चीज़ किसकी है, किसके प्रति वो इशारा कर रही है वो चीज़, उसे हम कहते हैं possession. और possessive और pronouns के examples हैं mine, yours, you, theirs, यू नहीं आएगा, yours आ गया, यहाँ पे आ जाएगा theirs, his, her. Means जब हम, for example, I will give you an example also. This diary is mine. Means इसमें ये डायरी किसकी है, ये डायरी किसकी मतलब किसकी तरफ ऑनरशिप का वो दिखा रही है, वो है माइन. जो ये डायरी किसकी है? माइन, यानी कि मेरी है. तो दिस इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस. एंड थर्ड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. And in demonstrative pronouns we are having only total 4 words. Only 4 words which represent demonstrative pronouns, and they are this, that, these and those. 2 are used for singular and 2 are used for plural. This and these, this and these is used for nearby things. Nearby things जो यानी पास रखी हुई चीजें हैं. That and those is used for far away things. So students, we are using these as a plural of this. अगर हमें प्लूरल चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, प्लूरल चीज़ों को ये दर्शाना है कि ये चीज़ें हैं, तो उन्हें हम कहते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे these. और जहाँ पे हमें सिंगुलर चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, सिंगुलर चीज़ को शो करना है, तो वहाँ पे हम this यूज़ करेंगे. ऐसे ही हम दैट और दोज का भी यूज करेंगे फॉर फार अवे थिंग्स. ओके स्टूडेंट्स,
This is and today's we discuss about the three pronouns, kinds of pronouns, and now fourth one is, and our fourth kind is interrogative. According to the name only, we are understood about the interrogative pronouns, and you all know interrogative is खुद में ही एक नाम है, तो वो आ जाएंगे questions. When we are asking about the questions, when we are ask the questions, they are called interrogative pronouns. It means they relate to the WH family. जब हम questions पूछते हैं, who, for an example, which is your raincoat. So we are asking the question which से start हुआ end with the question mark. This is known as interrogative pronouns. So WH family में जब भी हम questions पूछेंगे, they are related to our interrogative pronouns. Students, today we discuss about the four kinds of pronoun, and we will discuss remaining kinds of pronouns we are discussing in the next video. I hope you understand all these four kinds of pronouns. Thank you everyone. Student, I Priyanka ma'am. Today's session teach you subject GK. Here class is 6th. So let's start. Student, today's session we study chapter number 10. Chapter name is Nature's Chores. तो इसमें आपको जो नेचर चोज का मतलब होता है जो किसी भी चीज को अस्त व्यस्त कर सकते हैं, मीन्स उसको एक तरह से उसका डिस्ट्रैक्शन में जो रीजन होता है डिस्ट्रैक्शन का वो होते हैं, मीन्स उसको डिस्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं जो. तो फर्स्ट वन इज स्मोक. स्मोक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फॉग, मीन्स जिसमें स्मोक भी होता है और फॉग भी. ये एक एयर पोल्यूशन का पार्ट है और इसमें क्या होता है जो इंडस्ट्रियल से स्मोक निकलता है और पॉइजनस गैस होती है इसमें जो क्या बनाती है फॉग. तो इट इज द फॉर्म ऑफ स्मोक. इन सिटी एग्जिस्ट फॉर्म्स फ्रॉम द व्हीकल्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू फोटोकेमिकल स्मोक बाय सनलाइट स्मोक इन चोकिंग मिक्सचर. स्टूडेंट, जो ये कंपनीज वगैरह में जो भी स्मोक निकलता है ये बहुत ही डेंजरस होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, अब नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं. तो जितना हो सके और हमें अपने प्रोटेक्शन रखना चाहिए ऐसे स्मोक से. एंड हेयर which irritate the eyes and damage the lungs. Smoke can be very dangerous. In 1972, smoke over London caused as much 4,000 deaths. Next one is acid rain. Burning of fossil fuels in factories, power plants, motor vehicles and produce harmful gases like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. तो स्टूडेंट ये बहुत ही डेंजरस गैस होती हैं जो ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट करती हैं. अप इन द स्काई दीज हार्मफुल गैसेस बिकम ए पार्ट ऑफ वाटर ड्रॉप्स इन क्लाउड्स. और ये क्या बन जाती हैं स्काई में जाके वाटर ड्रॉप्स, पानी की बूंदों के रूप में बारिश के साथ आती है, जिसको क्या बोलते हैं एसिड रेन बोलते हैं. व्हेन रेन्स द एसिड रेन पॉइजन्स द अर्थ एनवायरमेंट. क्या है कि अर्थ का जो एनवायरमेंट होता है उस पर नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं. It sink into the soil and causing tree plants to the wither and die. या तो नष्ट कर देती है या फिर उनको बिल्कुल ही मुरझा देती है, मीन्स इस तरह से वो ग्रोथ नहीं कर पाते. It erode the buildings and kills fishes in lakes, rivers, and the Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world is the victim of acid rain. Student, जो इंडिया का 7 वंडर में काउंट होने वाला बिल्डिंग है ताजमहल, ये भी इस एसिड रेन के कारण येलो होता जा रहा है. इसमें व्हाइट मार्बल लगा हुआ है लेकिन धीरे धीरे वो ग्रे होता जा रहा है येलो इस शेड में. ठीक है, तो इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा है एसिड रेन के. एंड थर्ड वन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. अनदर टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन इज द
वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, इसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं, अप टू सिक्स तक इसमें गैसेज होती हैं। ये इस तरह की गैसेज होती है, मीथेन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ओजोन। ये सारी जो गैसें हैं कंबाइन होकर एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ों को डिस्टोर करती है, लाइक क्रॉप्स, प्लांट्स, ह्यूमन लीव्स एंड लाइव स्टॉक्स। ठीक है, तो इस तरह से जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, मीन्स जो ये 6 गैसेस का कॉम्बिनेशन है, ये जो ग्रीनरी है उसको ख़त्म करती हैं। पेड़ पौधे उन पे डेंजरस इफेक्ट डालती हैं। ये बेसिकली द पोल्यूशन रेज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इट इज़ वेरी हार्मफुल टू द ह्यूमन स्किन। स्टूडेंट, फॉसिल फ्यूल होते हैं जो जीव जंतुओं को जलाने से या दबाने से जो फ्यूल होता है उसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, जो जीवाश्म होते हैं उसको जलाने से। नेक्स्ट वन इज एक्सीडेंटल एयर पोल्यूशन। स्टूडेंट, समटाइम क्या होता है, कंपनी हो या भी कोई प्लांट हो, उसमें फायर लग जाती है, तो क्या होता है कि अचानक से एयर पोल्यूशन होता है। तो ये भी एक एक्सीडेंटल एयर पोल्यूशन भी बहुत कॉजेज हैं जो नेचर पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। कॉमनली इट इज़ डिफाइंड एज द टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन। ये भी एयर पोल्यूशन का एक पार्ट है। और ये कब होता है, ये यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था, इसमें भी गिवन है। द फॉरेस्ट बर्न, पेड़ पौधों को जलाने से डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज आर इवोल्वेटेड मिक्स विद एयर एंड द पोल्यूटेड द एयर। समटाइम द पोल्यूशन इज ऑल्सो स्प्रेड ड्यू टू द प्लांट लीकेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लास्ट। ओके, तो इसमें भी ये डिस्कस किया गया है कि कोई भी ब्लास्ट हो जाता है या कहीं गैस लीकेज हो जाती है, तो इससे जो एयर पोल्यूशन होता है एक्सीडेंटल, ये भी बहुत ही डेंजरस होता है ह्यूमन स्किन के लिए। तो आपसे ये क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है एग्जाम में कि राइट वेरियस टाइप ऑफ नेचर चार्ज। तो आप इसमें इनके नेम बता सकते हैं, स्मोक, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एक्सीडेंटल एयर पोल्यूशन। ये सारे कॉजेज है नेचुरल चेंज के। इसे धीरे धीरे जो हमारी पेड़ पौधे वगैरह हैं ये नष्ट होते जा रहे हैं, और इससे ह्यूमन को ब्रीदिंग में, मीन्स सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, और बहुत सारी बीमारियां इससे ही पैदा होती है। जो जितने भी वायरस वगैरह आ रहे हैं, एयर पोल्यूशन में इसका मेन रीजन है। ठीक है, देखो आपको पिक्चर्स में भी दिखाया गया है कि कितनी सारी धुआं है जिससे कोई भी चीज़ें वो दिखाई नहीं दे रही। ताजमहल के सामने देखो कितने फोग है, इससे क्या है, इसका जो पत्थर है वो ग्रे होता जा रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको ये अच्छे से लर्न करनी है अपने एग्जाम के लिए। आपसे ये भी क्वेश्चन आस्क किया जा सकते हैं, व्हाट इज एसिड रेन, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज एक्सीडेंटल एयर पोल्यूशन। तो आपको पता है एक्सीडेंटल में क्या होता है कि कभी भी कोई ब्लास्ट वगैरह से डायरेक्टली बहुत सारी धुआं निकल जाती है, उसको एक्सीडेंटल एयर पोल्यूशन। ग्रीन हाउस इफेक्ट 6 गैसों के कॉम्बिनेशन जो भी ग्रीनरी पे इफेक्ट होता है उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट। एसिड रेन क्या होती है, जो हार्मफुल गैसेज है वो क्लाउड्स में जाके, स्काई में जाके क्लाउड के साथ मिलके। Good morning student, welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School Rajpura. Student, in the previous video I just taught you the revision part of the first chapter of each class 6, 7 and 8. Now today I'll just started just to tell you about the pattern, how you will get the answers in essay 1. So regarding the same, I have just given you the MCQs and the meanings also and a part of the question one word. So what you have to do, you have to do the revision, and the second part of the revision I am just going to tell you today. So let us start. Good morning student, welcome to online class. क्लास आज जो है आपका 6 क्लास का जो है द बैलन का रिवीजन मैंने ऑलरेडी एक बार करवा चुकी हूँ, लेकिन आज जो है इस चैप्टर में से आपको कुछ MCQs जो है मैंने बनाए हैं वो मैं आपको बताती हूँ जो आपको लर्न करना है। तो आपके जो है ऐसे 1 में इन्हीं में से आएंगे, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे तो जो आपको लर्न होने चाहिए, जो मैंने आपको रिवीजन पहले करवाया उसके साथ साथ आप इसको भी देख लीजिएगा। सो लेट अस स्टार्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर क्लास 6 चैप्टर नंबर 1। अब इसका देखिए, राइट करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि नीचे जो है मैंने 5 ऐसे MCQs दिए हुए हैं जो जिसमें आपको सिर्फ मीनिंग्स लिखना है।
तो यहाँ पे है बंच। बंच जो है इसका मीनिंग आपको लिखना है। तो ना तो इसका मीनिंग क्लस्टर है और ना ही सेम थिंग। तो बंच का मतलब होता है ग्रुप, तो ग्रुप इसका जो है मीनिंग है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? ग्रुप। अब नंबर 2 देखिए, टाइड। टाइड का होता है बांधना, तो जॉइंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जॉइंट। ना इसका बाउंड आंसर है ना ही इसका ओपन है, तो इसका आंसर आपका आएगा जॉइंट। अब नंबर 3 देखिए, सेलिंग। सेलिंग का मतलब होता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है। और मूविंग और क्लोज ये इसका आंसर नहीं है। तो फ्लोटिंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ सेलिंग। अब यहाँ पे देखिए 4, प्रीटी। प्रीटी का मतलब होता है ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ब्यूटीफुल। अगली और कॉमन ये दोनों जो है इसके मीनिंग नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या लिखोगे आप? ब्यूटीफुल। अब उसी तरह से नंबर 5 देखिए, वॉच। वॉच का मतलब होता है देखना। तो सी और या सॉ ये दोनों ही नहीं आएंगे। इसका करेक्ट मीनिंग क्या आएगा? लुक केयरफुली। तो ये अकॉर्डिंग टू चैप्टर आपके इसके वर्ड मीनिंग है। तो ये जो है आपके वर्ड मीनिंग एमसीक्यूज टाइप में मैंने दिए हुए हैं, आप इसको देखिएगा। अब सेकंड देखिएगा, एमसीक्यूज क्वेश्चन है कुछ। यू सी दैम डैश फार अवे। तो ये सनी, शाइनिंग, सनी। तो ये जो है रिपीट हो गया है दोनों, तो इसमें आपका जो है शाइनिंग आएगा। तो शाइनिंग इज द फ्रॉम दैम शाइनिंग फार अवे। तो शाइनिंग इज द करेक्ट आप ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखिए आप 2 का, ही ऑलवेज डैश ऑन मार्केट डेज, स्टेज, कम्स, नेवर। तो इसमें ना स्टेज आएगा ना ही नेवर आएगा। तो इसमें ऑलवेज कम्स यानी कि वो हमेशा मार्केट डेज पे आता था, बाजार वाले दिन में ही अपने बैलून बेचने आता था। तो ये इसका कम्स आएगा। अब इसका देखिए नंबर 3, ऑल टाइड टुगेदर विद अ डैश। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्ट्रिंग, विंड एंड टफ। तो यहाँ इन तीनों में से है आपका स्ट्रिंग, यानी कि उसने तार के साथ बांधे हुए होते थे वो सारे बैलून्स। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द चैप्टर आपका करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आपका स्ट्रिंग आएगा। नंबर 4 देखिए, एंड वी शैल सी दैम डैश हाई। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है वॉच, सेलिंग एंड प्रिटी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द चैप्टर वी शैल सी दैम सेलिंग हाई, यानी कि ऊपर उड़ते हुए देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा सेलिंग। अब नंबर 5 देखिए, एंड इन द मार्केट डैश ही स्टेज। तो मार्केट प्लेस आएगा या एरिया आएगा या स्क्वायर आएगा? तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यानी कि मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, चौराहा कहते हैं इसको। तो ये जो है यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आपका स्क्वायर आएगा। अब आप नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करने हैं। सेम है एमसीक्यू टाइप में ही। द डैश मैन कम्स ओनली ऑन मार्केट डेज। तो क्या आएगा यहाँ पे? बैलून मैन आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? बैलून। ना तो एरिया है ना प्लेस है, तो यहाँ पे बैलून मैन आपका आएगा। नंबर 2 देखिए, द बैलून मैन नेवर थिंक ऑफ टू हैव बंच, लंच और मच। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? लंच, कि उसे कभी भी अपना जो है लंच करना भी नहीं सूझता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज लंच। अब नेक्स्ट देखिए नंबर 3, द बैलून मैन डैश द बैलून इन द स्काई। तो यहाँ पे एक है आपका रिलीज, दूसरा का है हैपन, तीसरा है आपका थर्ड ऑप्शन है आपका स्ट्रिंग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इज रिलीज। द बैलून मैन रिलीज द बैलून इन द स्काई। वो जो है स्काई में अपने बैलून छोड़ देता है। तो दिस इज द ऑप्शन।
नंबर 4 देखिए, इसी में द बैलून्स आर डैश टुगेदर विद ए स्ट्रिंग, यानी कि इसमें क्या आएगा, कलर्स आएगा या टाइड आएगा या होल्ड आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा टाइड। बैलून्स आर टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, बैलून जो है एक साथ जो है धागे से बंधे होते थे। अब नंबर 5 देखिए, he holds balloon of different dash, प्लेस आएगा, कलर्स आएगा या साइज आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, he holds balloon of different colors। सो स्टूडेंट, आपका ये जो है वीडियो यहीं तक, और इसके बाद जो है आपको करना क्या है, आपको ये रिवाइज करना है। एंड दिस इज फॉर, आई हैव जस्ट टोल्ड यू बिकॉज आपको जो है ऐसे 1 में ऑनलाइन जो आपका पेपर होगा सेम आपका PT1 की तरह होगा और सेम पैटर्न ऐसे ही होगा। इट विल बी द ऑप्शनल क्वेश्चन यू विल गेट एंड यू हैव टू टेक द करेक्ट ऑप्शन। सो अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव जस्ट मेड दिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ द रिविजन ऑफ पार्ट chapter number 1. So you have to do and do the practice and do it in the copy also and just revise it again and again. So student, what you have to do again, the same process, like the video, subscribe the channel and share it, and don't forget to click on bell icon. Thank you, take care and bye.